प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षेकमासुतः जीवमजीवमदप्पम् जिणवरवसयेन जीर्णनेतिष्ठम् देविन्दुविन्दुवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहीं जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में मिच्छो शासन मिस्सो अविरत सम्मोय देश विरदोय विरदापमत विदरो अपूर्व अणियठिसो मोय उपसंत क्षीण मोहो सजोगी केवल जिनो अजोगीय 14 गुण ठाणानिय कमेन सिद्धाय नादवा। बोलो प्रीति गाथाएं। अच्छा है, बढ़िया। और किसी को वो सुनाना है गुणस्थान का विषय? बोलिए स्मिता आंटी। एक ही सुनाना पड़ेगा। बोलिए, कौन सा गुणस्थान है? 10वां। बोलिए। गुणस्थान किसे कहते हैं? नौ लोक के नीचे जीती सेवा और होने वाली अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अब हम 10वें गुणस्थान के बारे में बात करते हैं। गुणस्थान 40 गुणस्थान का साक्षात उत्तम व्याख्या करने वाला विशिष्ट सामर्थ्यवान गुणस्थान है, क्योंकि सूक्ष्म लोक का उत्तम व्याख्या करने की शक्ति न अपूर्ण करनी है और न ही निवृत्ति करनी है। केवल 10वें सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान में ही सूक्ष्म लोक का नाश करने की सामर्थ्य है, इसलिए इसे विशिष्ट सामर्थ्यवान या बलवान गुणस्थान कहा गया है। पूरा नाम इसका है सूक्ष्म संप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयम। सूक्ष्म मतलब अत्यंत हीन अनुभाग सहित है। संप्राय कसाय प्रवेश प्रवेश प्राप्त और शुद्धि शुद्धोपयोग में अर्थात अत्यंत हीन अनुभाग सहित लोक कसाय के वेदन से विधिगत पदार्थ स्वरूप में नीच शुद्धोपयोग परिणाम युक्त सैनी महामुनिराज सूक्ष्म संप्राय प्रवेश शुद्धि संयत है। परिभाषा है इसकी, जिस प्रकार डूबे हुए कौसुंबी वस्त्र में लालिमा सूक्ष्म रह जाती है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म संजन लोक कसाय के उदय से कुछ गंभीरता परिणामों को सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान कहते हैं। सैनी की अपेक्षा उत्तमक संप्राय और छक्का सूक्ष्म संप्राय सम्यक विप्रोत्सन या छायित में कोई एक है। उत्तमक सूक्ष्म संप्राय के दोनों में से कोई एक सम्यक है। छपक सूक्ष्म संप्राय मात्र छायित सम्यक और चारित्र में सम्यक चारित्र निश्चय से छायित समित चारित्र व्यवहार से उत्तमित या छायित चारित्र विशेष सूक्ष्म संप्राय चारित्रों की यहाँ मात्र सूक्ष्म लोक कसाय का उदय एवं उससे
के अनुसार सूक्ष्म लोक परिणाम होता है। और काल की अपेक्षा जगन्य काल एक समय है। उत्तमक मीरा सामान्य जगन्य काल यथा योग्य अंतर्निर्गत है। मध्यम काल दोनों के बीच का। उत्कृष्ट काल यथा योग्य अंतर्निर्गत है। छपक मीरा यथा योग्य अंतर्निर्गत जगन्य उत्कृष्ट का भेद नहीं है। गमनागमन की अपेक्षा है 90 से 10वां एक समझ और 11वां 10वें से 11वें में जाएगा। और करण की अपेक्षा देखेंगे तो 10वें से 11वें से 10वें में और 10वें से फिर 9वें में और 4वें में आएगा। नहीं, 10वें से 4वें में आएगा करण की अपेक्षा। आगमन की अपेक्षा है 10वें से 9वें में आएगा और ऊपर जाएगा तो 11वें में जाएगा उस समय। आगमन में ये बताते हैं कि वो कहाँ से, आप जिस गुणस्थान की बात कर रहे हो उस गुणस्थान में कहाँ से आएगा, वो आगमन आएगा। आगमन मतलब 9वें से आएगा ना, 9वें से 10वें में, 10वें से समझ के पीछे 11वें में। अभी आप आगमन बता रहे हो ना, तो 10वें से 11वें में तो गमन हो गया, फिर वो नहीं बताना है। 10वें से 11वें में जाएगा वो बात ठीक है, लेकिन अभी अपन आगमन बता रहे हैं तो 9वें से 10वें में आएगा या 11वें से 10वें में आएगा, ऐसा 10वां अपने लिए मेन है ना, तो 10वें में कहाँ कहाँ से आएगा ये बताना है। 9वें से 10वें में आएगा। और ऊपर से गिरेगा तो फिर 11वें से 10वें 10वें में आएगा। 10वें से 9वें में किया सकता है, 4वें में किया सकता है। तो वो 10वें से जो नीचे जाएगा उसको बोलेंगे गमन। ये दो चीज अपनी चल रही ना, एक गमन एक आगमन। तो अभी आप आगमन बता रहे हो, तो आगमन का मतलब है जिस गुणस्थान की बात चल रही है उस गुणस्थान में कहाँ से आएगा, फिर वो वहां उस गुणस्थान से कहाँ जाएगा, 9वें में जाएगा, तो वो तो गमन हो गया। वो पॉइंट अलग हो गया। बात तो सही है, लेकिन जो अपन पॉइंट बता रहे हैं ना, तो उस पॉइंट में वही बात बताएंगे। ठीक है। और छपक मुनिराज मतलब 10वें से 12वें में, वो गमन हो गया। और आगमन के अपेक्षा 10वें से 9वें से 10वें में आएगा। और विशेष तथ्य है कसाय से जीवों का यहाँ की भूमिका है। साम्प्रदाय संबंध यहाँ अंतर्दीप अर्थात 10वें से पहले के सभी गुणस्थान कसाय से होती है। इस गुणस्थान रूप परिणाम से जीव संपूर्ण रूप से मोहिनी कर्ण का उत्पन्न या क्षय करता है। इस गुणस्थान में सूक्ष्म लोक कसाय का उदय तो है, परंतु उससे नवी मोहिनी कर्ण का बंध नहीं होता। इस गुणस्थान में विद्यमान अबुद्धि पूर्वक सूक्ष्म लोक परिणाम की 11वां 10वां अंतर इन 3 भौतिक कर्मों तथा प्रस्तुत अघाती कर्मों का यथा योग्य अल्प अनुभाग से उत्पन्न होता है। इस गुणस्थान में 16 कर्म प्रतियों की क्षति होती है। 5 ज्ञानावरण की 10 4 दर्शनावरण की अंतराय की 5 और उच्च श्लोक। सातवें आदि गुणस्थान में होने वाले आविष्कार में यहाँ भी होती है। इसके अंतिम समय में सूक्ष्म लोक प्रकृति का अभाव हो जाता है। अगर आप देखेंगे आत्मा को होकर कटने वाली कटाई का यहाँ अंत होने से उसका अंत भी हो जाता है, ऐसा जानकर राहत मिलती है। इस गुणस्थान के वैसे तत्काल बाद पूर्ण विस्तार सुखना दशा होने वाली है, ऐसा जानकर मन अति प्रसन्न हो जाता है। जीव के मुख्य गुण की घातक मोहिनी का अब नवीन बंध समाप्त हो गया। अन्य प्रकृति का आश्रय बंद होता है, लेकिन वह जीव को ज्यादा प्रतिकूल नहीं होता है। सभी को धन्यवाद। बढ़िया, जय जी। चलिए, आपके माध्यम से 10वें गुणस्थान का रिवीजन हुआ। बढ़िया। वर्षा भी है, कल आप बता देना वो जो आपको दिया था विषय, गुणस्थानों में अलग अलग टाइप से भेद प्रभेद कैसे बनते हैं। देखिए, अपनी चर्चा यहाँ चल रही है 37वीं गाथा के संबंध में। 37वीं गाथा का पाठ अभी हो गया था, एक बार और कर लेते हैं। सवस कर्मणो जो खैहे दुअपणो परिणामो नेयो स्वभाव मुखो
द्रव्य विमुखो यकम भावो। मोक्ष तत्व का वर्णन चल रहा है। अभी अपन शुरू की गाथाओं में कैसे हेडिंग से थोड़ा सा पूछते हैं। अब ये जो सब तत्व नव पदार्थ वाला ये जो चालू हुआ है ना अपना नया चैप्टर दूसरा अधिकार, इसमें भी हमको ऐसा ध्यान रखना है आश्रव तत्व संबंधी गाथा कौन सी है, भावाश्रव की गाथा कौन सी है, द्रव्याश्रव की गाथा कौन सी है। अभी ऐसा बोला जाए मोक्ष तत्व की वर्णन वाली गाथा 14वीं गाथा है, वो तो सिद्ध भगवान का स्वरूप बताने वाली गाथा है, वो सिद्ध भगवान का स्वरूप जो सिद्ध विशेषण था। अभी मोक्ष तत्व का स्वरूप बताने वाली गाथा तो वो ये सर्वस्व कम्मणो, जो निर्जरा तत्व का स्वरूप बताने वाली गाथा तो जय कालेण तवेण है, तो निर्जरा तत्व का स्वरूप बताने वाली गाथा है। गाथाएं तो हमको याद हो गई, लेकिन किस गाथा में क्या विषय है, उसका हेडिंग क्या है, वो भी अपने को थोड़ा सा ख्याल में रहे तो अपने को एकदम से विषय ख्याल में आ जाएगा। कर लेंगे अपन, यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। एक बार गाथाएं अगर थोड़ी याद रहेगी ना तो पूछने में अच्छा रहेगा, नहीं आप ढूंढते रहोगे पेज पलट पलट के। तो एक बार सबको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी भी याद हो जाए, टूटी फूटी भी, तो विषय एकदम से ख्याल में आ जाएगा कि ये वाली गाथा है। करेंगे 2-4 दिन बाद अपन इस तरह का अभ्यास भी। यहाँ मोक्ष तत्व के वर्णन के संबंध में ये बात चल रही थी कि कर्मों का उदय हर समय रह रहा चलता है, हर समय कर्म बंध रहे हैं, फिर हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, फिर हम इन कर्मों से रहित कैसे हों। तो उसके लिए जीव के पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जा रही है कि कर्मों के जब स्थिति अनुभाग मंद होते हैं तब यदि जीव पुरुषार्थ करे तो ये मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो किस तरह का पुरुषार्थ करना है, उस पुरुषार्थ में क्या करना है कि 5 लब्धि रूप एक हमको हथियार दिया है, उस हथियार से इन कर्मों का नाश किया जा सकता है। वो 5 लब्धियां हैं शैवक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। इनमें से जो 4 लब्धियों की प्राप्ति है वो इतना कठिन नहीं है, वो तो हो जाती है। यानी जीव इतने विशुद्ध परिणाम भी कर लेता है। विशुद्ध परिणाम होना भी यद्यपि दुर्लभ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो इतना दुर्लभ नहीं है, क्योंकि ऐसे विशुद्ध परिणाम भी अनंत बार प्राप्त कर लिए। अनादिकाल से लेकर आज तक जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो कितना टाइम हो गया अनादि से लेकर अभी तक, अनंत काल हो गया। और अनंत काल में ये ऐसे शुभ अशुभ शुभ अशुभ ये तो परिणाम होते ही रहते हैं, और उसमें इस तरह के विशुद्ध परिणाम भी जीव ने प्राप्त किए अनेक बार। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि बस वो परिणाम प्राप्त होकर और वहीं उसी में संतुष्ट होके रह गया, उससे ऊपर उतना ही करके कि हमने बहुत कर लिया ऐसा संतुष्टि अंदर में ली, तो वो असली जो काम था वो काम नहीं हो पाया। तो यहाँ अब असली काम कब होता है, असली काम होता है वो इस तरह के विशिष्ट जो परिणाम होते हैं जिन्हें करण लब्धि नाम लिया है, वो करण लब्धि की अगर प्राप्ति होती है तो फिर रिवर्स नहीं हो सकता है, फिर वापस नीचे नहीं गिर सकता है, फिर तो एक बार अपना काम पूरा करके ही वो यानी छूटेगा। इसलिए करण लब्धि की चर्चा यहाँ हमारी कल से शुरू हुई थी। करण नाम परिणामों का है और विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति उसका नाम करण लब्धि कहा था। और ये करण लब्धि के 3 भेद हैं, या करण के 3 भेद हैं, अध्याप्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। और ये जो करण है 3 प्रकार के करण, ये यहाँ ये तो जो बात अपन देख रहे हैं मुख्य रूप से प्रथमोपशम सम्यक के पहले जो ये करण परिणाम होते हैं, उसके पहले ये 5 लब्धियां होती हैं, तो उसके साथ में ये बात चल रही है। लेकिन वैसे ये जो करण परिणाम है ये और भी जगहों पर होते हैं। 3 करण परिणाम तो 5 जगह 4-5 जगह पर होते हैं, इसके अलावा कई जगहों पर 2 ही करण परिणामों से भी वो काम हो जाता है। तो प्रथमोपशम सम्यक के लिए 3 करण परिणाम है। और गुणस्थानों के नाम में हमने देखे थे, तो 8वें गुणस्थान का नाम अपूर्व करण, 9वें गुणस्थान का नाम अनिवृत्ति करण, तो अध्याप्रवृत्त करण नाम का कोई गुणस्थान नहीं है। तो 7वें गुणस्थान में जो सातिशय अप्रमत्त है वो अध्याप्रवृत्त करण की ही स्थिति है। 7वें गुणस्थान के 2 पोर्शन है, 2 भाग हैं, एक स्वस्थान अप्रमत्त और एक सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त मतलब छठे सातवें में जो झूलते रहते हैं वो स्वस्थान अप्रमत्त है।
तो वो तो एक पार्ट हुआ सातवें गुणस्थान का। लेकिन सातवें गुणस्थान की ऐसी पोजीशन जिसमें आप सातवें से छठे में नहीं आएंगे, अब आठवें में जाएंगे, तो उसको बोलते हैं सातिशय अप्रमत्त। और वो सातिशय अप्रमत्त की दशा वो अधः प्रवृत्त करण की दशा है। तो गुणस्थानों के क्रम में भी ये 3 करण परिणाम होते हैं, अर्थात चारित्र मोहिनी का क्षय करने के लिए ये जो गुणस्थान है 8वां 9वां आदि ये जो गुणस्थान है ये क्यों है? चारित्र मोह का क्षय करने के लिए श्रेणी के गुणस्थान है ना। और श्रेणी का मतलब क्या है कि चारित्र मोहिनी का क्षय करने के लिए जो पुरुषार्थ होता है उसका नाम श्रेणी है। चारित्र मोहनीय कर्म का नाश करने के लिए, उपशम या क्षय के लिए जो विशिष्ट पुरुषार्थ होता है उसी को श्रेणी कहते हैं। तो उपशम रूप अगर पुरुषार्थ हो रहा है तो उपशम श्रेणी, और उनको नष्ट करते हुए जा रहे हैं तो शतक श्रेणी। तो चारित्र मोहनीय का क्षय करने के लिए गुणस्थानों के रूप में करण परिणाम है। इसके अलावा शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, तो शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अनंतानुबंधी की भी संयोजना करनी पड़ती है, दर्शन मोह का क्षय करना पड़ता है। तो 2 बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए भी 3 करण चाहिए और दर्शन मोह के क्षय के लिए भी 3 करण परिणाम चाहिए। इसी तरह से शैक्षणिक सम्यक के लिए 2 ही करण चाहिए, 3 करण नहीं चाहिए। तो अलग अलग जगह पर इस तरह से करण परिणाम होते हैं। मोक्ष मार्ग में अलग अलग स्थानों पर ये करण परिणाम होते हैं। यहाँ जो बात चल रही है मुख्य रूप से ये प्रथमोपशम सम्यक के लिए जो करण परिणाम होते हैं, जो करण लब्धि है उसकी बात चल रही है। लेकिन जो प्रोसेस है, जो काम होते हैं, वो काम सभी करणों में लगभग समान होते हैं। लगभग इसलिए कहा कि वो थोड़ा सा डिपेंड करेगा ना कि मिथ्यात्व वाली स्थिति से चौथे में जा रहा है या मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, तो उसके जो स्थितियों का नाश हो रहा है अथवा प्रकृतियों का अभाव हो रहा है वो उसके लेवल पर होगा, और 8वें 9वें गुणस्थान में जो काम होगा वो वहां उस लेवल पर होगा चारित्र मोहनी के नाश के लिए, तो वो थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन बाकी जो काम है, जो काम कहे कि स्थिति बंधापसरण है, स्थिति कांडक घात है, अनुभाग कांडक घात है, वो उसी तरह से उस हिसाब से उतने लेवल पर वो वहां पर होते हैं। तो यहाँ अपनी बात हमने कल चालू की थी करण लब्धि की। और अधः प्रवृत्त करण किसे कहा था कि जहां पहले और पिछले समय के परिणाम समान हो, पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधः करण है। मतलब जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए। कोई जीव ने करण अधः प्रवृत्त करण स्टार्ट किया, यहाँ जो भी बात चलेगी यहाँ पहले ही बता दिया है कि त्रिकालवर्ती ये सर्वकरण लब्धि वाले जीवों की अपेक्षा से कहे हैं। और ये जो हम आपको स्वरूप बताएंगे ये कंपैरेटिव स्टडी है, 2 जीवों की तुलना, अनेक जीवों की तुलना करके ही यहाँ इन करण का स्वरूप बताया जा सकता है। पर्सनल किसके कैसे परिणाम होंगे एक ही जीव की तरफ से बताओ, तो वो बताना पॉसिबल नहीं है, सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है। क्योंकि ऐसा प्रश्न उठता है दिमाग में कि आप कंपैरिजन करके क्यों बता रहे हो। मुझे तो बहुत उठता था जब ये करण पढ़ते थे कि आप ये क्यों बता रहे हो कि पहले वाले के परिणाम जैसे थे दूसरे वाले के उसके बराबर हो गए। आप एक ही जीव का बताओ ना कि अधः प्रवृत्त करण में एक जीव है उसके कैसे परिणाम होंगे, तो वो बताया नहीं जा सकता है। क्योंकि यहाँ लिखा है ये विषय केवल ज्ञान गम्य है, ये सब विषय यहाँ केवल ज्ञान द्वारा देखा गया है, केवल ज्ञान गम्य है। इसलिए यहाँ 2 जीवों की या अनेक जीवों की तुलना करके ही इनका स्वरूप बताया जा सकता है। तो किसी जीव में ये परिणाम किसी जीव के स्टार्ट हुए, विशुद्ध परिणाम स्टार्ट हुए, जिसे करण लब्धि हमने कहा, प्रायोगिक लब्धि से और विशुद्ध, प्रायोगिक लब्धि में जैसे परिणाम थे उससे और विशुद्ध परिणाम हुए। तो पहले समय में जितनी विशुद्धता थी, दूसरे समय में उससे अनंत गुणी विशुद्धता, तीसरे समय में उससे अनंत गुणी विशुद्धता। विशुद्धता मतलब वो शुद्धता नहीं, विशुद्धता मतलब है कि वो अभी शुभ भाव ही शुभोपयोग रूपी है उसमें, लेकिन विशिष्टता आ रही है। तो पहले समय से दूसरे समय में, दूसरे से तीसरे समय में ऐसे विशुद्धता बढ़ती जा रही है, अनंत अनंत गुणी। तो पहले समय में जितनी विशुद्धता थी, समझ लीजिए 5वें समय में वो पहुंचा तो उसकी 5 गुणी विशुद्धता बहुत ज्यादा उसकी बढ़ गई है।
अभी कोई जीव ये 5वें समय में पहुंच गया और कोई जीव अभी पहले समय में आया। जब ये 5वें में पहुंच गया था तब कोई दूसरा जीव पहले समय में आया और इसने 5 समयों में जितनी विशुद्धता प्राप्त की थी उसने पहले ही समय में उतनी विशुद्धता प्राप्त कर ली। तो ये स्थिति कहलाती है अधः प्रवृत्तकरण। मतलब ऐसी स्थिति यानी वो वाला टाइम पीरियड जहां जीव वो अपनी विशुद्धता को बराबर कर सकते हैं, एक दूसरे को पकड़ सकते हैं, तो वो पोजीशन कहलाती है अधः प्रवृत्तकरण। जैसे कि ऐसा मतलब इसमें समझ लीजिए इस तरह का उदाहरण अपन देख सकते हैं कि कोई अपन रवाना हुए घर से, पैदल अपन रवाना हुए, मंदिर जाना है और थोड़ा सा चले, सबकी स्पीड अपनी अपनी होती है। तो कभी कभी अपन ऐसा कहते हैं, दादी आप रवाना हो, दादी को कहते हैं आप रवाना हो, मैं आ रही हूँ। तो दादी जब तक पहुंचेंगी, दादी को रवाना हुए 5 मिनट हो गए और दादी 5 मिनट में जितनी दूर पहुंचेंगी और वो पोती 5 मिनट बाद भी अपने घर से रवाना होगी तो भी वो दादी के बराबर जितनी दूर दादी पहुंची होगी वो पहुंच जाती है। ऐसा होता है। तो ये स्थिति ऐसी है अधः प्रवृत्तकरण। मतलब कि कोई बाद में रवाना हुआ, कोई पहले रवाना हो गया था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि उसने पहले वाले को उस बाद वाले ने पकड़ लिया। लेकिन एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो घर से रवाना हो गए, अब उनको आधा घंटा हो गया रवाना हुए, अब आधा घंटे बाद कोई व्यक्ति घर से रवाना हो रहा है, वही पैदल ही, तो वो कितना भी तेज चले, अब आधा घंटे में तो घर से निकल के पूरे स्मारक पहुंच गई दादी, अब वो कितना भी तेज चले पोती, वो उनको पकड़ नहीं सकती है। तो दूसरी स्थिति ऐसी है अपूर्वकरण कि अब आप कुछ भी करो, आप आगे वालों को पकड़ नहीं सकते हो। जो बाद में रवाना हुआ है वो पीछे ही रहेगा, जो पहले रवाना हुआ वो आगे ही रहेगा। ये स्थिति है अपूर्वकरण की। और अधः प्रवृत्तकरण में क्या था कि जो बाद में रवाना हुआ वो भी जो पहले रवाना हुए थे उनके बराबर उनको पकड़ सकता था। ये अधः प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण में ये बेसिक अंतर है। यानी कि अधः प्रवृत्तकरण में बाद वाले जीवों के परिणाम पहले वाले जीवों के परिणाम के समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। देखिए अपना जो ये नोट्स थे ना, इसमें अपन ने आप लोगों ने, मैंने कहा था कल खोल लेना, 8वें गुणस्थान वाला जो प्रकरण था, पेज नंबर है नोट्स का 129, 129 नंबर पेज है। और इसमें भी रेफरेंस के लिए लिखा है मोक्षण प्रकाशक का पेज नंबर 262 से 264 देख सकते हैं, वही जो अपन पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ ये चार्ट जैसा बनाया है। तो अधः प्रवृत्तकरण में क्या है, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम मतलब कि जैसे ये पहला समय है, पहले समय में ये अधः प्रवृत्तकरण में है और ये अपूर्वकरण में है। अभी अपन दो ही ले रहे हैं। तो अधः प्रवृत्तकरण में जो पहले समय में जो जीव हैं, 1 नंबर का समय, ये 2 नंबर का समय है, तो पहले समय वाले जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। मतलब पहले समय में कोई जीव है तो पहले समय में एंट्री की, अधः प्रवृत्तकरण में एंट्री करते ही जैसे परिणाम किसी एक जीव के हुए और दूसरे जीव ने एंट्री की, तो इस पहले जीव के जैसे परिणाम हुए थे इस दूसरे जीव के भी सेम वैसे ही परिणाम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के परिणाम पहले समय में सेम हो, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम, ये पहला समय है, समान समय है, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। और अपूर्वकरण में भी यही है, ये समान समय है, पहला समय है, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो यहाँ तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। समय अगर सेम है, एक ही समय है, तो एक ही समय में, एक समय मतलब जो भी समय अपन उठा के ले रहे हैं, पहला समय, दूसरा समय, जो भी समय, तो समान समयवर्ती जीवों के परिणाम
समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, दोनों में, अधःकरण में और अपूर्वकरण में। लेकिन अगर असमान समयवर्ती है, कोई जीव पहले समय में है और कोई जीव दूसरे समय में है, ये असमान समय हो गया। असमान समयवर्ती जीवों में जो अधः प्रवृत्तकरण है, अधः प्रवृत्तकरण में असमानवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है। फिर से जो जैसे एक जीव पहले समय में है, एक जीव दूसरे समय में है, तो पहले समय वाले जीवों के परिणाम इस दूसरे समय वाले जीवों के परिणाम से समान भी हो सकते हैं या फिर असमान भी हो सकते हैं। ऐसा असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम, असमान समयवर्ती जीव मतलब कोई जीव पहले समय में है, कोई जीव दूसरे समय में है, ऐसा असमान समय। इनमें परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। समान कैसे हो सकते हैं कि उसने उसको पकड़ लिया इसलिए समान भी हो गए, और असमान भी हो सकते हैं कि नहीं पकड़ पाया, धीरे ही चला वो तो नहीं पकड़ पाया, तो समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन अपूर्वकरण में क्या होगा? अपूर्वकरण में असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम यानी भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम ये असमान ही होंगे, यहाँ समान नहीं हो सकते। अपूर्वकरण में यहाँ पर समानता नहीं आ सकती। अगर दोनों का समय अलग अलग है तो दोनों के परिणाम भी अलग अलग ही होंगे, इसलिए यहाँ पर आके डिफरेंस है अधः प्रवृत्तकरण में और अपूर्वकरण में। अधः प्रवृत्तकरण में क्या है कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। भिन्न समयवर्ती जीव हैं, उनके भी परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन अपूर्वकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होंगे। इसलिए यहाँ जो परिभाषा दी है मोक्षण प्रकाशक में, तो यहाँ तो डिफरेंस है नहीं, इसलिए वो नीचे की अपेक्षा, ये जो बात नीचे वाले उसमें दिख रही है उस हिसाब से कही गई है। देखिए, जहाँ पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो सो अधःकरण है। जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते गए तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो और उनके उससे समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हो, इस प्रकार अधः प्रवृत्तकरण जानना। अब अपूर्वकरण तथा जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, अपूर्वी हो। ये पहले और पिछले ये दो समय हो गए, पहले और पिछले कहो या अगले कहो, तो ये दो समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही हो, समान नहीं हो, अपूर्वी हो। अपूर्व मतलब असमान ही हो, वह अपूर्वकरण है। अपूर्व मतलब ये परिणाम पहले नहीं हुए थे, अभी इस वाले समय पे, 2 नंबर वाले समय पे जो परिणाम हो रहे हैं वो कभी भी नहीं हुए थे पहले, वो ये अपूर्व है, इसलिए वो अपूर्व है। तो अब 1 नंबर वाला जो समय वाला व्यक्ति है वो 2 नंबर वाले को पकड़ नहीं सकता। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो वैसे किसी भी जीव के द्वितीयादि समयों में नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं। तथा यहाँ अधः करणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। कुछ शब्द ऐसे लगेंगे थोड़े से शब्दों में अपने को, लेकिन वास्तव में बात वही कह रहे हैं जो अपन ने ये जो चार्ट में अपन ने देखा ना, यहाँ जो कहा है ना कि अनेक अधः करणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता यानी असमान भी होते हैं। ये अपूर्वकरण की बात चल रही है। अपूर्वकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अधःकरण में भी समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो ये तो समान समयवर्ती जीवों की अपेक्षा से तो यहाँ समानता है, परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी द्वितीयादि समय वाले के जघन्य परिणाम भी
अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होते हैं। लेकिन अपूर्वकरण में क्या हुआ कि जो अगले समय वाला है उस अगले समय वाले की विशुद्धता वो विशेष ही होगी, वो अनंत गुणी विशुद्धता सहित ही होंगे कि इसकी उत्कृष्टता से भी यहाँ कितने ही उत्कृष्ट हो, यहाँ ये जो दोनों के असमान है ना, देखो जो अपूर्वकरण है ये अपूर्वकरण का समान समय, पहला समय, अपूर्वकरण के पहले समय में दो जीवों के परिणाम असमान है, हो सकते हैं। यहाँ कहा है कि समय समान है, पहला ही समय है, लेकिन किसी के परिणाम कम विशुद्ध हैं, किसी के उससे थोड़े ज्यादा विशुद्ध हैं, तभी तो असमानता होगी। विशुद्धि में तो डिफरेंस होगा ना। असमानता का मतलब क्या है, कोई नंबरिंग तो है नहीं यहाँ विशुद्धि में ही, यानी एक विशुद्धि की रेंज है। अपूर्वकरण का पहला समय है, उसमें एक विशुद्धि की रेंज है कि इस रेंज से यहाँ से यहाँ तक के परिणाम ये जितने भी होंगे, चाहे ये वाली विशुद्धता हो, ये मिनिमम विशुद्धता है, ये मैक्सिमम विशुद्धता है, लेकिन वो समय पहला ही है। तो अपूर्वकरण के पहले समय में यहाँ से यहाँ तक की कोई सी भी विशुद्धता हो सकती है, कोई सी भी विशुद्धता हो वो कहलाएगा पहला समयवर्ती। तो अपूर्वकरण के पहले समय में एक जीव ये मिनिमम विशुद्धता वाला है, एक जीव मैक्सिमम विशुद्धता वाला है, ठीक है। अब अपूर्वकरण का दूसरा समय यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके ऊपर से, तो ये जो मैक्सिमम विशुद्धता वाला है उसकी भी विशुद्धता इस दूसरे समय वाले की मिनिमम विशुद्धता को भी वो टच नहीं करेगा, क्योंकि अलग ही है ना। ये मैक्सिमम हुआ, उसके बाद में कुछ प्लस होके ये विशुद्धता बड़ी है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कुछ एक दो लोगों की तो गर्दन हिल रही है, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं चल रहा है। देखो अपूर्वकरण है, अपूर्वकरण परिणामों की एक स्थिति है, वहां पहुंचा जी, तो उसके पहले समय में एक रेंज है, एक स्थिति है कि यहाँ से यहाँ तक के विशुद्धि रहेगी, ये पहला समय में इतनी विशुद्धि रहेगी, ऐसी स्थिति है। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा होता है ना, हम बुखार नापते हैं तो हम बोल देते हैं 101 है, पर 101 में सबको एक सी तकलीफ होती है या सबका एक सा रहता है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मतलब अलग अलग जीवों में 101 नापेंगे तो 101 आएगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ थोड़ा उनकी जो तकलीफ है या उनकी जो पोजीशन है उसमें थोड़ा फर्क रहता है, लेकिन कहेंगे सबको वही। या क्लास से समझें कि सभी बच्चे 6 क्लास में हैं, लेकिन सारे बच्चे 6 क्लास में तो सबका जो IQ लेवल है या सबकी जो बुद्धि है वो एक सी है क्या? नहीं है। अभी बुद्धि छोड़ो, सबकी एज एक सी है क्या? सबकी एज भी एक सी नहीं होती है, पर उसमें एक रेंज होती है कि 6 क्लास में है तो समझ लीजिए 12 से 13 या 11 से 12 साल के बच्चे लगभग वो सारे 6 क्लास में होंगे। पर ऐसा नहीं हो कोई 15 साल का बच्चा है या कोई 5 साल का बच्चा है, एक रेंज है कि 11 से 13 अपन 2 साल का मान लो, इतने साल 11 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे वो 6th में होंगे। तो अब ये जो 11 साल वाला है और ये 13 साल वाला है, अब 7th में पहुंचा कोई बच्चा, कोई दूसरा 7th में है, वो 7th में इस 13 साल वाले से बड़ा ही होगा, वो इसकी मतलब जो बुद्धि है वो इसकी जो इसका टॉपर होगा ना, 6th क्लास वाले का टॉपर, उससे भी कुछ ज्यादा ही होगी। यहाँ का लोअर भी होगा, 7th क्लास का जो सबसे घटिया से घटिया भी होगा, 3rd ग्रेड का भी जो होगा, और 6th क्लास का जो 1st ग्रेड का भी होगा, लेकिन फिर भी इन दोनों की बुद्धि में फर्क होगा, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। अपूर्वकरण में क्या कह रहे हैं? समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो असमानता हुई है इससे अगले समय वाले की जो विशुद्धि है, इससे इसकी विशुद्धि, यानी दो जीव हैं पहले समय में जो दो जीव हैं, तो इस नीचे वाले जो निचली विशुद्धता वाले हैं, इससे ऊपर विशुद्धता वाले की विशुद्धि ज्यादा है, लेकिन जो अपूर्वकरण के द्वितीय समय वाले की विशुद्धि है वो इससे भी ज्यादा होगी, वो इस विशुद्धि को टच नहीं कर पाएगा, ये बात यहाँ कह रहे हैं। वो एक रेंज है कि यहाँ से दूसरे समय वाली विशुद्धि चालू होगी। तो इतना समझ लेना कि अपूर्वकरण में
समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन असमानवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होंगे। और अधः प्रवृत्तकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान असमान हो सकते हैं और असमानवर्ती जीवों के परिणाम भी समान असमान हो सकते हैं। अधः प्रवृत्तकरण का मतलब है कि जहां बाद में आने वाला भी पहले आने वाले को पकड़ सके मतलब उतनी विशुद्धता अपने में प्रकट कर सके, वो अधः प्रवृत्तकरण। और जहां वो एक स्टेज क्रॉस हो गई कि अभी कितनी भी मेहनत करे वो आगे वाले को नहीं पकड़ सकता है, तो वो स्थिति कहलाएगी अब अपूर्वकरण। बस ऐसा, जितना टाइम अधःकरण का है उससे कम टाइम अपूर्वकरण का है। टोटल टाइम सारे में अंतर्मूर्ति है। ये जो लब्धियां है ना सभी, क्षोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिकरण, इन सबका ही टाइम अंतर्मूर्ति है, इसीलिए ये लब्धि है। ऐसा क्षोक्षम लब्धि पूरी जिंदगी नहीं चलती है, वो अंतर्मूर्त का कुछ टाइम है जिसमें तत्व विचार कर सकें, इसलिए वो जो शर्त लगाई है ना तत्व विचार करने की, वो उतनी देर के लिए वो लब्धि होती है। तो ये भी करण लब्धि का टोटल टाइम भी अंतर्मूर्त है, उसमें अधः प्रवृत्तकरण का टाइम भी अंतर्मूर्त है, अपूर्वकरण का टाइम भी अंतर्मूर्त है, अनिवृत्तिकरण का टाइम भी अंतर्मूर्त है, और तीनों का टोटल मिलाकर भी अंतर्मूर्त है। तो टोटल वाला तो थोड़ा बड़ा अंतर्मूर्त है और अधः प्रवृत्ति, ये तीनों का अलग अलग है, थोड़े छोटे अंतर्मूर्त हैं, लेकिन अधः प्रवृत्तकरण का कंपैरेटिवली बड़ा है, उससे कम टाइम अपूर्वकरण का है, उससे और कम टाइम वो अनिवृत्तिकरण का है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक दो बार मैंने आपको संजीव जी के भी लिंक दिए थे, वो भी आप सुनना टाइम निकाल के जैसे भी, और ये अपनी क्लास भी एक दो बार बार में सुनना। तो अपन ने गुणस्थान की जब लिया था विषय तब भी अपन ने ये थोड़ा सा समझा था, लेकिन वही है, लगभग 10-12 महीने हो गए हैं, 10-1 महीने तो हो ही गए, तो वो विषय वैसे भी छूट जाता है दिमाग से, लेकिन बार में सुनते रहेंगे ना। अभी मोक्षा प्रकाशक में फिर से आएगा ये विषय, मोक्षा प्रकाशक में भी 7वां अधिकार चल रहा है, तो मैं बता दूंगी जो लोग नहीं आते हैं उसमें, अगर फिर भी इच्छा हो तो वापस से उसमें फिर थोड़े दिन शाम को ज्वाइन कर लें तो और समझ में आने लगेगा। सुनेंगे ना, ये विषय ऐसे हैं बार बार में सुनने से ही क्लियर होता है विषय। रटेंगे ना, रटने से इतना नहीं हो पाएगा, बार बार में अभ्यास से विषय क्लियर होता है। तो थोड़ा बहुत अपन मेहनत करें, पढ़ें फिर सुने, फिर पढ़ें फिर सुने, तो आएगा। बोलिए ज्योति जी। दीदी मैं बोलूँ कि जो असमान समय में अपूर्वकरण में जो है ना, असमान समय वाले जीवों के जो परिणाम है वो असमान है। हाँ, तो मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्या वो विशुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसलिए ऐसे? हाँ, वो विशुद्धि उसमें इतनी हो गई कि अब उस विशुद्धि को, देर से आने वाला वो विशुद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता है। यानी वो इतने आगे बढ़ गए ना, जैसे आधा घंटे पहले कोई रवाना हो गए तो वो बड़ी धीमी चाल से भी चले और आप कितना भी तेज चलो, लेकिन वो आधे घंटे में जितनी दूरी तय हो गई अब आप उसको कवर नहीं कर सकते हो। तो वो स्पेशल मतलब कुछ ज्यादा बढ़ गए ना आगे, इसलिए वो अपूर्वकरण है, अब आप उनको पकड़ नहीं सकते कितना भी करो। विशुद्धि ऐसे बढ़ रही है ना, तो मतलब वो स्थिति कम हो रही है कर्मों की। हाँ, वो तो अभी इसमें आगे और आने वाला, अभी तो अपन यहीं अटके हुए हैं, अभी आगे तो और विशेष बातें आएंगी। वो प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती है। यह प्रवृत्तकरण की जो 4 आवश्यक हैं उसी में पहला है प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता। अनंत गुणी विशुद्धता, अभी पहले समय में जितनी विशुद्धता बढ़ी है उससे अनंत गुणी दूसरे समय में। देखो इसके लिए अन्ना जी उदाहरण देते थे, इन्होंने उसमें भी दिया है गुणस्थान विवेचन में भी, कि अनंत गुणी विशुद्धता का मतलब क्या। अनंत गुणा अपन मानो 10 है, कोई व्यक्ति को अनंत गुणी कमाई हो रही है हर समय मतलब हर दिन उसको अनंत गुणी मतलब 10 गुणी, अनंत का अब हमने मान लिया 10। तो अगर आज उसको 10 रुपए की कमाई हो रही है तो आज से 7 दिन बाद उसको कितनी कमाई होगी। देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 दिन है। पहले दिन 10 रुपए की कमाई हुई है ना, अब अनंत गुणी बढ़ रही है, अनंत गुणी मतलब 10 गुना, अपन ने 10 को मान लिया, तो दूसरे दिन होगी 10 गुना 10, ठीक है, 10 से गुणाकार हो रही है, 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये 10 गुनी बढ़ रही है, तो दूसरे दिन हो गई 100 रुपए की।
तीसरे दिन अब ये 100 से फिर 10 को गुणा करेंगे, जितनी हुई है ना उससे 10 गुनी बढ़ रही है, तो तीसरे दिन हो गई 1000 रुपए की। चौथे दिन 1000 का 10 गुना 10,000 रुपए की कमाई। पांचवें दिन 10,000 का फिर 10 गुना, तो ये हो गई 1,00,000 रुपए की। यानी पहले दिन जो 10 रुपए कमा रहा था, अगर 10 गुना उसकी बढ़ रही है पर डे, तो पांचवें दिन 1,00,000 रुपए की कमाई हो गई। और छठे दिन हो गई 10 लाख की। और सातवें दिन कितनी हो गई? 10 लाख के बाद क्या आएगा? 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़ रुपए की जो 10 रुपए से स्टार्ट किया था और केवल 10 गुना बढ़ रही थी, 10 गुना बढ़ रही थी, तो सातवें दिन 1 करोड़ रुपए की कमाई हो गई। अब यहाँ कह रहे हैं प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धता बढ़ रही है। प्रति समय, तो पहले समय अगर ये अपन ऐसा फिगर लें कि 10 विशुद्धता बढ़ी, कुछ ऐसा नहीं होता है लेकिन अपन समझने के लिए, तो पहले समय में अगर 10 पॉइंट विशुद्धता बढ़ी, तो सातवें समय में 1 करोड़ विशुद्धता बढ़ गई। ये तो 10 गुने में मान रहे हैं, ये तो 10 गुने में है। और अनंत गुना कितना होता है? ये तो हमने केवल 10 लिया है। तो कितनी हर समय विशुद्धता बढ़ रही है। तो इतनी विशुद्धता बढ़ रही है, तो वो अपूर्वकरण वाली पोजीशन ये आती है कि फिर कोई कितनी भी कोशिश करे, उसकी विशुद्धता इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बाद में आने वाला उसको पकड़ नहीं सकता है। अधः प्रवृत्तकरण वाली जो स्थिति है, ये एक रेंज है। अधः प्रवृत्तकरण ये एक रेंज है परिणामों की। तो इस रेंज में रहेगा तो आगे पीछे वाले एक दूसरे को पकड़ सकते हैं, लेकिन इस रेंज को क्रॉस करके आगे बढ़ गए अपूर्वकरण में, तो फिर वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब आप उसको कितना भी करो फिर पीछे ही रहोगे, फिर प्राप्त नहीं कर सकते। ये परिणाम बताए जा रहे हैं कि किस तरह के परिणाम वहां होते हैं, इस तरह की विशुद्धता होती है। और फिर वहां जो जो काम होते हैं वो तो उसमें होते ही हैं। तो अधःकरण और ये अपूर्वकरण। देखिए इस प्रकार से ये अपूर्वकरण हुआ। अभी इसमें आगे और इनके विशेष आएंगे, अभी यहीं से अपन पढ़ रहे हैं मोक्षम प्रकाशक से। तथा जिसमें, अब अनिवृत्तीकरण की बात कर रहे हैं, जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयों में परस्पर समानता जानना तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीयादि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। इस प्रकार अनिवृत्तीकरण जानना। अब इस अनिवृत्तीकरण में क्या कह रहे हैं? समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। जो समान समयवर्ती जीव है ना, पहले समय में जितने भी जीव हैं, अनिवृत्तीकरण के 3 लेवल हैं। यहाँ परिणामों के 3 लेवल हैं। ये अधः प्रवृत्तकरण का था, ये अपूर्वकरण का था, और ये अनिवृत्तीकरण की स्थिति थी। ये इनकी एक रेंज बना दी। यहाँ तक की स्थिति है ये अधः प्रवृत्तकरण की है, यहाँ तक की स्थिति है ये अपूर्वकरण की है। तो इससे आगे बढ़ा तो वह अपूर्वकरण में जाएगा, और इससे आगे बढ़ा तो ये अनिवृत्तीकरण में है। अब ये समान समयवर्ती है, एक ही समय में है कोई जीव, तो एक ही समय में कोई जीव है, अधः प्रवृत्तकरण में समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, है ना। अपूर्वकरण में भी परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, एक ही समय में। और अनिवृत्तीकरण में क्या होगा? अनिवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ होता है भेद, और अ मतलब भेद से रहित, अ लगा देते हैं तो अपोजिट बन जाता है। तो जहां परिणामों में भेद नहीं है, यहाँ तो परिणामों में भेद था अपूर्वकरण में, अपूर्वी परिणाम हो रहे थे, लेकिन अनिवृत्तीकरण यानी एक समय में अगर कोई जीव है तो उनके परिणाम समान ही होंगे। पहले समय में जो जीव आए थे कालवर्ती, यहाँ ऐसा शब्द दिया है। अनिवृत्तीकरण के पहले समय में समझ लीजिए जब कभी भी महावीर भगवान के जीव को प्रथमोक्षम सम्यक हुआ,
जब भी कभी हुआ, समझ लीजिए शेर की पर्याय में, यद्यपि उससे पहले भी हुआ था, लेकिन अपन मान लें शेर की पर्याय में उनको प्रथमोपसम सम्यक तो हुआ, तो उनको ये जो अनिवृत्तीकरण का परिणाम आया, तो उनके जो परिणाम हुए होंगे उस समय, उस शेर के जीव को सम्यक दर्शन से पहले, अनिवृत्तीकरण के समय में, पहले समय में जो परिणाम हुए, अगर हम बैठेंगे सम्यक दर्शन लेने और वो अनिवृत्तीकरण का पहला समय आएगा, तो एग्जैक्ट सेम वैसे के वैसे परिणाम उस पहले समय में, मैं बैठूंगी तो मुझको, आप बैठेंगे तो आपको, और आदिनाथ भगवान को जब हुआ था, पहली बार तो हुआ होगा ना, जब भी कभी प्रथमोपसम सम्यक तो हुआ, तो उनको वो अनिवृत्तीकरण के जो परिणाम होंगे पहले समय में त्रिकालवर्ती या भविष्य में जो कोई भी लेंगे सम्यक दर्शन, तो अनिवृत्तीकरण के पहले समय में सबके परिणाम वैसे ही होंगे, सेम, उतने ही, जो विशुद्धता है, जैसे परिणाम है, परिणाम का मतलब वो विशुद्धता सबकी समान होगी, यहाँ परिणामों में भेद नहीं है, इसका नाम है अनिवृत्तीकरण। तो पहले समय में जितने भी जीव है त्रिकालवर्ती, भूतकाल में जो थे, वर्तमान में जो है, भविष्य में जो होंगे, सबके परिणाम समान ही होंगे। और समय बदला, भिन्न समयवर्ती हुए, तो भिन्न समयवर्ती हुए तो अधःकरण में तो समान असमान दोनों थे, अपूर्वकरण में असमान ही थे, और यहाँ पर भी अगर भिन्न समयवर्ती हैं तो भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो एक समय है उस एक समय में सबके परिणाम एक से, दूसरा समय है दूसरे समय में सबके परिणाम एक से, तीसरा समय है तीसरे समय में सबके परिणाम एक से, तो पहले समय वाला दूसरे समय वाले के समान नहीं हो सकता, क्योंकि हर समय अनंत गुणी विशुद्धता, हर समय अनंत गुणी विशुद्धता हो रही है। तो जिसने पहले दिन 10 रुपए की कमाई की और वो ही पहले दिन में 1 करोड़ की कमाई कर ले, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ तो हो सकता था, तो डिपेंड करता है ना, अलग अलग बिजनेस कैसा है, कौन से बिजनेस में कोई कौन किस टाइप से कर सकता है। तो ये अगर अधः प्रवृत्तकरण है तो पहले समय में कोई 10 रुपए की कमाई कर रहा है, कोई 1 करोड़ की कमाई 7वें समय में कर रहा है, और कोई पहले समय में कर सकता है अधः प्रवृत्तकरण में। तो लेकिन अपूर्वकरण में ऐसा नहीं होगा, और अनिवृत्तीकरण में भी ऐसा नहीं होगा। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होंगे, ये बात यहाँ पर बताई है। और थोड़ा सा एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, बाकी फिर लेंगे कल अपन इसको। और तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस करण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयों में परस्पर समानता जानना तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीयादि समय वालों के अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। पहले समय में जो जीव हैं और दूसरे समय में जो जीव हैं अनिवृत्तीकरण में, तो दूसरे समय में जो जीव हैं उनके अनंत गुणी विशुद्धता ज्यादा है, तीसरे समय में जो है उनके वो दूसरे समय वालों से और अनंत गुणी विशुद्धता ज्यादा है। इस प्रकार ये अनिवृत्तीकरण जानना, विशुद्धता बढ़ रही है तभी तो अब जाके समय की प्राप्ति होगी, तो अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ रही है। इस तरह से 3 प्रकार के करण परिणाम यहाँ बताए गए हैं, अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण। अधः प्रवृत्तकरण मतलब जहाँ आगे पीछे समय वाले जीव आपस में बराबरी कर लें, वो स्थिति अधः प्रवृत्तकरण है। और अपूर्वकरण में कि जहाँ बराबरी नहीं कर सकते, जो भिन्न समयवर्ती हैं, बाद वाले हैं वो पहले वालों की बराबरी नहीं कर सकते, वो अपूर्वकरण है। और अनिवृत्तीकरण में तो जो व्यक्ति जिस समय पर है वो हर समय, वहां भी बराबरी नहीं है और वहां ऐसा है, लेकिन जो जिस समय पर है सब समय वालों के परिणाम समान ही होंगे। यहाँ तो असमान भी हो रहे थे, समान समयवर्ती जीवों के परिणाम अधःकरण में और अपूर्वकरण में तो समान भी है असमान भी है, परंतु अनिवृत्तीकरण में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सब एक से होंगे। इस तरह से ये 3 करण की
ये सामान्य सा स्वरूप है, ये तो बिल्कुल सामान्य स्वरूप है। अभी थोड़ी सी डिटेल और आगे हम मोक्षण प्रकाशक में आएगी, थोड़ी सी उसमें है कठिनता, बाकी और बहुत जो कठिन बातें हैं वो तो कुछ ली ही नहीं गई हैं। जो लब्धि सार की जो मतलब मेन जो गणित की चीजें हैं वो तो कुछ है ही नहीं। बोलिए ज्योति जी। दीदी जैसे अनिवृत्तिकरण में ऐसा हो गया तो उसका मतलब जैसे पांचवें समय के जितने जीव आएंगे उनकी सबकी पांचवें समय की वजह से फिक्स हो गया। हाँ फिक्स है, वो परिणाम फिक्स है कि अनुवृत्तिकरण के पांचवें समय पे जो जीव होंगे उनके हम सबके परिणाम त्रिकालवर्ती सब जीवों के वही परिणाम होंगे एग्जैक्ट। उसका नाम है ये समान। ऐसा यानी इससे कितनी सूक्ष्मता से परिणामों की कितनी सूक्ष्मता है और कितनी सूक्ष्मता से ये केवल ज्ञानी भगवान ने जान के ऐसा बताया है। ये इतनी बारीक, यद्यपि केवल ज्ञान गम्य है फिर भी उसको इस तरह से यहाँ निरूपण किया गया है। सर्वज्ञता की महिमा आती है, भगवान की महिमा आती है, और कितने बारीक परिणाम होते हैं जीवों के, वो समझ में आता है। चलिए अभी समय हो गया। जय श्री।